हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं WWE बैकलैश 7th मई के एपिसोड का रिव्यू करने वाला हूं। मैं आपको एक एक मैच के बारे में बताऊंगा। हम एक एक रेसलर के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। कार्लिटो जैसे हमको कुछ पुराने रेसलर्स भी इस इवेंट में देखने को मिले हैं। मैं यहां पे एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कार्लिटो का आना एकदम अनएक्सपेक्टेड था। हमने सालों से उनको नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही वो आते हैं और उनकी फिज़ीक में देख के एकदम हैरान था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं दिखा। मैंने आज से 15 साल पहले कार्लिटो को कभी देखा था रेसल करते हुए, लेकिन उनकी फिजिक एकदम वेल इंटैक्ट और वो बिल्कुल भी एजेड नहीं लग रहे थे। तो ये सेगमेंट हुआ था बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट के मैच में, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बैकलैश का थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ। इसके होस्ट हैं बैड बनी और ये प्यूर्टो रिको सैन जुआन में कंडक्ट कराया जा रहा है। ऐसा भी है कि पहली बार प्यूर्टो रिको में कोई WWE का इवेंट है। तो इस इवेंट में दो मेन इवेंट इन्होंने रखे थे। एक था डेमियन प्रीस्ट और बैड बनी के बीच में, जो कि दोनों प्यूर्टो रिको के लोकल हैं, और दूसरा था ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स। तो बियांका ब्लेयर और इवो स्काई के बीच में मैच था। अब इस मैच की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि क्राउड इवो स्काई को चीयर कर रहा था। मतलब बियांका ब्लेयर का एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, इवो स्काई का एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी इवो स्काई को पता नहीं किस बात का सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन इवो स्काई ने इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एक बार को तो लग रहा था कि वो जीत जाएंगी, क्योंकि बियांका ब्लेयर रॉ वुमेन्स चैंपियन है। अभी वो ड्राफ्ट में स्मैकडाउन में जा चुकी हैं, लेकिन लास्ट में डैमेज कंट्रोल भी आया। उन्होंने भी इवो स्काई को जिताने की कोशिश करी, लेकिन बियांका ब्लेयर ने अपनी पावर से एक फिनिशर लगा के इवो स्काई को हरा दिया। इस मैच के बाद मैं इवो स्काई को शाउट आउट देना चाहता हूँ। जापानीज रेसलर मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। उनकी किक्स, उनके मूव्स बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये मैच इवो स्काई के लिए बहुत बड़ा शाउट आउट है। बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। ओमोस वर्सेस सेथ रॉलिंस। अब ये मैच का जो प्री बिल्ड था, इसमें ज़्यादा कुछ हमको स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिली थी, और ये मैच एक इंस्टेंट मैच रख दिया गया था। तो सेथ रॉलिंस और ओमोस, जैसे ही सेथ रॉलिंस आते हैं, ओमोस उन पे किक लगा देते हैं। मैच के पहले मैच शुरू होता है, सेथ रॉलिंस 2 स्टॉम्प लगाते हैं, लेकिन ओमोस को वो हरा नहीं पाते हैं। एक बार तो मैच में एक ऐसा मोमेंट भी आया था कि सेथ रॉलिंस ओमोस को स्टॉम्प लगाने गए थे, लेकिन ओमोस ने अपना मतलब पूरा बॉडी वेट, सेथ रॉलिंस का बॉडी वेट अपने दोनों हाथों पे मैनेज कर लिया था कि सेथ रॉलिंस पूरे अपने बॉडी वेट के साथ भी ओमोस को स्टॉम्प नहीं लगा पाए। बहरहाल ओमोस को हराने के लिए सेथ रॉलिंस को ओवर द टॉप रोप से स्टॉम्प लगाना पड़ा, और वो जब ऊपर से स्टॉम्प लगाते हैं ओमोस हारते हैं। तो इसके बाद सेथ रॉलिंस का एक ये विन था। तो इस मैच का, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, कोई इसका बिल्डअप नहीं था, और ये मैच सिर्फ एक कहते हैं ना, एक डमी मैच हम इसको कहते हैं, जो कि सिर्फ जो है थोड़ा सा स्टार पावर बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा मैच कार्ड इन्हेंस करने के लिए रखा जाता है। रिया रिप्ली वर्सेस जेलेना वेगा। तो इस मैच में जेलेना वेगा को बहुत बुरी तरीके से ओवर पावर किया है रिया रिप्ली ने, जैसा कि हमको फिजिक डिफरेंस में भी देखने को मिलता है तो इस मैच में। लेकिन एक जो इस मैच की खास बात ये थी, जो साफ साफ हमको इमोशंस भी दिख रहे थे, कि जेलेना वेगा प्यूर्टो रिको का पूरा फ्लैग लेके आई थी। उनकी ड्रेस पूरी प्यूर्टो रिको की फ्लैग पे थी, और जब उनका नाम अनाउंस हो रहा था तो वो लिटरली रो रही थी। उनकी पूरी फैमिली थी। जेलेना वेगा रिया रिप्ली से तो हार गई, कोई खास मैच वो नहीं हुआ, लेकिन रिया रिप्ली के जीतने के बाद जेलेना वेगा को जो क्राउड ने रिस्पांस दिया है, चारों तरफ से तालियां बज रही थी और जेलेना वेगा की आंखों में आंसू थे। सही में बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। उनकी पूरी फैमिली थी। तो ये मैच भी बहुत जल्दबाजी में रखा गया था। इसका कोई प्री बिल्ड नहीं था, कोई ऐसी खास स्टोरी लाइन नहीं थी, लेकिन जेलेना वेगा का जो प्यूर्टो रिको के साथ कनेक्शन है, और शायद प्यूर्टो रिको की ऑडियंस के लिए ही जेलेना वेगा को रिया रिप्ली के साथ मैच में रखा गया था, जो कि पूरा वर्थ था। अगर आप पूरे बैकलैश में कोई भी मोमेंट देखना चाहते हैं तो आप ये जेलेना वेगा का मोमेंट ज़रूर देखिएगा, आपको पक्का गूज बम्प्स आने वाले हैं। हमारे पास 2 मेन इवेंट थे, बैड बनी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट और ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स। लेकिन एक मैच से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, वो है 6 मैन टैग मैच, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, मैट रिडल वर्सेस ऊसोस और सोलो सिकोवा। इस मैच ने लिटरली मुझे सुला दिया। मतलब मुझे बिल्कुल भी इस मैच में वो स्पार्क नहीं दिखा। सारे रेसलर्स बहुत ही थके हारे थे। ऐसा लग रहा था कि
ये मैच सिर्फ ब्लड लाइन की एक स्टोरी लाइन को इन्हेंस करने के लिए रखा गया, क्योंकि इसमें टाइटल्स भी इन्वॉल्व नहीं थे, कोई ख़ास स्टिपुलेशन भी नहीं थी। तो इस मैच के बाद पहले सैमी ज़ेन काफ़ी मार खाते रहे, उसके बाद केविन ओवंस मार खाते रहे। एक बीच में ऐसा इंटरेस्टिंग मोमेंट आया था जहाँ पे सोलो सिकोवा जे ऊसो को समोवन स्पाइक देने वाले थे। वहाँ पे थोड़ा बहुत हमको फ्यूड देखने को मिला। हमको टैग में भी ब्लड लाइन और ऊसोस में काफ़ी ज़्यादा फ्यूड देखने को मिला कि कई बार जे ऊसो सोलो सिकोवा को टैग कर रहे हैं ज़बरदस्ती, तो सोलो सिकोवा जे ऊसो को टैग कर रहे हैं, जिमी ऊसो को टैग कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत हमको ब्लड लाइन में चिटपिट या क्रैक्स देखने को मिले, लेकिन सरप्राइजिंगली लास्ट में सोलो सिकोवा ब्लड लाइन जीत गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग हारेंगे और काफ़ी ज़्यादा इनमें फिर से क्रैक्स आएंगे और एक ब्लड लाइन में हमको एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये लोग मैच जीत जाते हैं। सोलो सिकोवा मैट रिडल को एक समोवन स्पाइक लगाते हैं और ये मैच ख़त्म हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई टाइटल्स, कोई स्टिपुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी, तो इससे किसी का कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, खासकर सैमी ज़ेन और केविन ओवंस का। लेकिन इस मैच से हमको ये देखने को मिलेगा कि ब्लड लाइन में अब क्या होता है। क्या ऊसोस की कोई पोजीशन रहती है? क्या सोलो सिकोवा को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? क्या सोलो सिकोवा ऊसोस के साथ रहते हैं? क्योंकि अगर आप मैच देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिसकोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा ऊसोस और सोलो सिकोवा के बीच में, तो खासकर जे ऊसो और सोलो सिकोवा के बीच में। तो ये आगे स्टोरी लाइन कुछ बनेगी ब्लड लाइन के अंदर, तो ये उसी का बस एक मैच सेटअप था। लेकिन मुझे पर्सनली ये मैच कुछ खास पसंद नहीं आया। मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट मैच था बैड बनी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। इस मैच के बाद मैं लिटरली चिल्ला रहा था कि बैड बनी मेरे फेवरेट रेसलर हैं। देखिए, बैड बनी कोई प्रोफेशनल रेसलर नहीं, वो एक म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं। तो ये एक स्ट्रीट फाइट रखी गई थी जिससे कि बैड बनी को थोड़ा फ़ायदा हो सके, और बैड बनी पूरा क्रेट लेके आए थे जिसमें कैंडल स्टिक, चेयर और ड्रम सब कुछ रखे हुए थे। तो बैड बनी ने इस मैच में काफ़ी बीट उठाया, उनको काफ़ी चोट लगी। एक बार को तो वो क्राउड में जाके भी टेबल पर पटके गए, फिर उनको डेमियन प्रीस्ट वापस लेके आते हैं। लेकिन इस मैच में बैड बनी ने काफ़ी इंजरी सफ़र की। डेमियन प्रीस्ट को भी नी में काफ़ी इंजरी हुई। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब जजमेंट डे ने इन्वॉल्व होने की कोशिश करी, तब रे मिस्टीरियो आते हैं और फिर बजती है कार्लिटो की म्यूज़िक। मतलब कार्लिटो की म्यूज़िक पूरी अनएक्सपेक्टेड थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम अप्रॉक्स 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स के बाद किसी रेसलर को देखेंगे। लेकिन कार्लिटो और LWO के आने के बाद ये मैच इवन हो जाता है। कार्लिटो अपना सेव खाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर एकदम सिग्नेचर स्टाइल में वो सेव थूकते हैं। तो ये मैच इवन हो गया और लास्ट में बैड बनी अपना फिनिशर लगा के डेमियन प्रीस्ट पे विन कर लेते हैं। अब इस मैच की जो खास बात मुझको ये लगी कि बैड बनी ने वो डेमियन प्रीस्ट से प्रोफेशनल रेसलिंग में तो मैच नहीं कर सकते थे और वो थोड़ा बहुत दिख भी रहा था उनके मैच में, लेकिन उन्होंने वेपन्स का ऐसा यूज़ किया और उन्होंने इतना ज़्यादा मार खाने के बाद भी गिव अप नहीं किया। तो ये मैच अपने आप में मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट है। बैड बनी का मैं फ़ैन हो चुका हूँ। और इस मैच के बाद पूरा सेलिब्रेशन हुआ था LWO, कार्लिटो, रे मिस्टीरियो और बैड बनी के साथ, क्योंकि इवेंट पुर्टो रिको में हो रहा है, तो पुर्टो रिको के लोकल्स हैं ये सब। तो ये एक क्राउड से कनेक्ट करने का तरीका होता है, क्योंकि क्राउड आता है एक अच्छे टाइम के लिए, कंपनी को भी प्रॉफिट है, तो ये एक तरीका होता है लोकल्स से क्राउड को कनेक्ट करने का। जो हमारा सेकंड मेन इवेंट था ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स। अब भले ही ब्रॉक लेसनर थोड़े से एजेड हो चुके हों, लेकिन उनकी पावर में कोई कमी नहीं है। मैच शुरू होता नहीं है कि कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को तहस नहस कर देते हैं, उन पे स्टील स्टेप्स मारते हैं, उन पे चेयर शॉट्स मारते हैं। मैच शुरू नहीं हुआ था, उनको काफ़ी जो है मारते हैं। लेकिन जब मैच शुरू हुआ, कोडी रोड्स ने थोड़ा बहुत मारा, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने एक बार जैसे ही सुप्लेक्स लगाने शुरू किए, वो रुके नहीं। उन्होंने 7 से 8 सुप्लेक्स लगा दिए। मतलब ब्रॉक लेसनर के सामने तो कोडी रोड्स ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई प्रैक्टिस चल रही हो। मतलब वो ऐसे उठा के फेंक रहे थे जैसे लग ही नहीं रहा था कि सामने वाले भी रेसलर हैं। लेकिन एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हुई कि कोडी रोड्स ने मिस्टेकनली टर्न बकल एक्सपोज कर दिया। मतलब उन्होंने खोला नहीं, वो अपने आप ही हो गया। उसके होने के बाद ब्रॉक लेसनर उस टर्न बकल पे जाके गिर जाते हैं और वो ब्लीड करने लग जाते हैं, बुरी तरीके से ब्लीड करने लग जाते हैं।
तो यहाँ पे सबको लगा कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है और आप कोडी रोड्स कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर को, जैसा हम सब लोग जानते हैं, ब्रॉक लेसनर फिर भी नहीं हार मानते हैं और वो अपना सिग्नेचर कमोरा स्टाइल वाला जो सबमिशन है जिसमें हाथ को वो मोड़ देते हैं वो लगा देते हैं। उसको लगाने के बाद वैसे मैं आपको बताऊँ, इस मूव से उन्होंने सबमिशन ही नहीं, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, शॉन माइकल, रिक फ्लेयर हाथ तोड़े हैं इन लोगों के, मतलब वो लिटरली हाथ तोड़ देते हैं अपने इस फोर्स से। इस सबमिशन के लगते ही लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर जीत जाएंगे, लेकिन कोडी रोड्स ने उन्हीं का वेट पलट दिया और सबमिशन एक पिनफॉल में बदल गया और ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं ये मैच। तो ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट हैं, तो इनका मैच, जैसे कोडी रोड्स एक फुल टाइम रेसलर हैं, उनकी एक पूरी प्रॉपर स्टोरी लाइन है और आगे जाके हो सकता है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन जाए। तो ब्रॉक लेसनर जो एक वेटरन रेसलर है, उनका एक काम होता है कि जो प्रेजेंट रेसलर्स हैं उनको थोड़ा सा पुश देना, स्टोरी लाइन में थोड़ा सा एक स्पाइस अप करना, जैसे कि जॉन सीना ने ऑस्टिन थ्योरी के लिए किया था रेसलमेनिया 39 में। तो ऐसे वेटरन रेसलर्स का काम होता है प्रेजेंट रेसलर्स को पुश देना, क्योंकि ये मैच किस तरीके से ख़त्म हुआ, कोई प्रॉपर हमारे पास फिनिशर नहीं था, कोई प्रॉपर हमारे पास सिग्नेचर नहीं था, तो इस मैच का एक अजीब से पिनफॉल में ख़त्म हो जाना थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि मुझे डेमियन प्रीस्ट और बैड बनी का मैच ज़्यादा अच्छा लगा अगर उसको मेन इवेंट में रखा जाता, क्योंकि LWO का पूरा सेलिब्रेशन था, बहुत ही कार्लिटो आए हुए थे, रे मिस्टीरियो, फ्लैग था, तो वो एक मुझे ज़्यादा अच्छा मैच लगता शो के ख़त्म होने के लिए, बजाय एक ऐसा मैच जो कि एक बेवजह के पिनफॉल और एक कह सकते हैं एक्स्ट्रा एक अजीब से पिनफॉल में ख़त्म हो गया, जो कि रेसलर ने इंटेंड नहीं किया था। तो मेन इवेंट के लिए ऐसा मैच कुछ सूट नहीं करता है। बहरहाल हमारे पास था अब यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप, बॉबी लैशली, मॉन्सन रीड और ऑस्टिन थ्योरी। अब इस मैच में हमको बॉबी लैशली की पावर तो देखने को मिली, मॉन्सन रीड ने काफ़ी इम्प्रेस किया अपने एथलेटिसिज्म से। उन्होंने वो जो टॉप रोप से वो जो एक अपना फिनिशर लगाते हैं सुनामी, वो तो उनका इम्प्रेसिव है ही। उसके बाद उन्होंने टॉप रोप से बैकस्लिप भी लगाई, जो कि 330 पाउंड के रेसलर के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। बहरहाल लास्ट में बॉबी लैशली मॉन्सन रीड को एक स्फेयर लगाते हैं, ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशली को बाहर फेंक के उनको कवर कर लेते हैं और यहीं पे ये मैच ख़त्म हो जाता है। तो इस मैच में ज़्यादा कुछ नहीं था। ऑस्टिन थ्योरी एक राइजिंग स्टार हैं, बॉबी लैशली भी हैं, मॉन्सन रीड अभी उस लेवल पे नहीं है कि उनको उतना पुश दिया जाए। तो ये मैच बस ऑस्टिन थ्योरी के टाइटल रिटेन के साथ ख़त्म हो गया। तो ऑस्टिन थ्योरी को कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पुश मिल रहा है, उनके टाइटल रेंज भी अच्छे हैं, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो आगे ये देखना होगा कि ये स्टोरी लाइन कहाँ जाती है और ऑस्टिन थ्योरी के लिए और क्या है, क्योंकि अभी तो वो यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी दी जा सकती है। मैं आपको आगे का अपडेट दे देता हूं कि जो ट्रिपल एच ने नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए रॉ के लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अनाउंस करी है, उसका टूर्नामेंट नेक्स्ट रॉ से शुरू हो जाएगा और नाइट ऑफ चैंपियंस जो कि जेदा सऊदी अरेबिया में होने वाला है, वहाँ पे एक नया चैंपियन हमको मिलेगा। तो ये था पूरा का पूरा बैकलैश का रिव्यू। मैंने एक एक मैच कवर किया है, एक एक इवेंट को बताया है और आप पूरा कवर्ड है और कहीं पे भी कुछ भी आपको छूटा नहीं है। और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।